बोले एक्स्ट्रा क्लास लेट से जाएंगे। चलिए आगे देखिए, टॉपिक डालेंगे आप कोलिनियर वेक्टर्स। तो किसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर? सबसे पहला चीज, इफ वेक्टर कैन बी, इफ वेक्टर ए कैन बी represented as lambda of vector b, then vector a vector b are collinear। तब वेक्टर ए वेक्टर बी को क्या बोलते हैं? कोलिनियर। और कोलिनियर की जगह आप एक और चीज बोल सकते हैं, कोलिनियर को हम लोग पैरेलल भी कहते हैं। क्या आपको याद है हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी, पढ़े थे? हाँ, तो वही चीज, दो वेक्टर कोलिनियर, दो वेक्टर कोलिनियर या फिर दो वेक्टर पैरेलल। तो वैसे केस में एक वेक्टर जो है वो दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई बता पाएगा लैम्डा कौन है? लैम्डा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लैम्डा क्या है? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये बिलोंग करेगा किसी एक रियल नंबर से। लैम्डा कहां से बिलोंग करेगा? एक रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है? और ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है लैम्डा। तो जैसे कि वेक्टर ए को हम लिख दिए 3.27 बाई 2.29 वेक्टर बी। बोलिए क्या ए और बी कोलिनियर है? क्या वेक्टर ए और बी कोलिनियर है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। कारण क्या है ना कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, तो ए और बी को कोलिनियर बोलेंगे। लिखा है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर -4.9 वेक्टर बी। बोलिए क्या ए और बी कोलिनियर है? क्यों नहीं है आदित्य? इमेजिनरी, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना। रूट के अंदर नेगेटिव आना इसका मतलब है कि नंबर कैसा है? इमेजिनरी। तो हम लोग जो मल्टीपल लेके चलते हैं, जो लैम्डा लेके चलते हैं, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेके चलते हैं, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किससे बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अगर रियल नंबर है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड या कितने भी सिंपल फॉर्म में है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होगा, कोलिनियर होगा। अगर वो इमेजिनरी है तो वैसे केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो ना तो पैरेलल कहलाएगा और ना ही कोलिनियर कहलाएगा। ये हो गया दो वेक्टर का, ठीक है, दो वेक्टर का। अगला पॉइंट ये है, मान लीजिए एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। तो यहां पे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर एबीसी है। कोई बता सकता है इसके बेसिस पे कितना वेक्टर्स बनेगा, कितना प्योर वेक्टर बनेगा? इट इज द पोजीशन वेक्टर। एबीसी क्या है? ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स एबीसी। कितना वेक्टर बनेगा? ए बी और बी सी, ठीक है ना? वो नहीं, हम क्या बोले, एक ए बी वेक्टर बनेगा, एक बी सी वेक्टर बनेगा, बस दो ही वेक्टर बनेगा। तो तीन पॉइंट कितना वेक्टर बना रहा है? दो। यहां पे अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ए बी सी आर कोलिनियर, तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी पैरेलल टू वेक्टर बी सी, बोल सकते हैं, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो वैसे केस में एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ अनदर वेक्टर। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए बी वेक्टर का मतलब हम लोग क्या सीखे थे? फाइनल माइनस इनिशियल, बी माइनस ए। फिर
BC वेक्टर का मतलब हम लोग क्या सीखे थे, फाइनल माइनस इनिशियल, C माइनस D ये पढ़े थे, ठीक है। हम थोड़ा इसको ओपन करते हैं, हाँ। तो वेक्टर B माइनस वेक्टर A दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर C माइनस लैम्डा वेक्टर B, ठीक है। अब देखिए हम A को एक तरफ रख रहे हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ, A को एक तरफ अकेले रख रहे हैं, तो इसको भेजेंगे राइट। राइट भेजने का मतलब राइट साइड लिखना नहीं होता, राइट भेजने का मतलब होता है उसका साइन अपोजिट करना। तो A का साइन हम कर दिए प्लस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, तो फिर ये इधर आएगा तो हो जाएगा B प्लस लैम्डा वेक्टर B, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस लैम्डा वेक्टर C। बोलिए क्या आपको इस वाले लाइन में कोई दिक्कत है, लास्ट लाइन नहीं। तो वेक्टर A जो है ना वो 1 प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस अच्छा प्लस माइनस लैम्डा वेक्टर C के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं, A को भेज रहे हैं राइट साइड, A को भेज रहे हैं राइट साइड, तो वो क्या हुआ, बन गया माइनस वेक्टर A माइनस 1 टाइम वेक्टर A 1 प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर B प्लस माइनस लैम्डा टाइम वेक्टर C इक्वल टू 0। बोलिए ये लास्ट लाइन हम सही लिखे हैं कि कहीं कुछ मिस्टेक कर, ये सही है। अब एक बार हम ये चाहते हैं ना कि सब कोई थोड़ा कोफिशिएंट्स का एडिशन निकाल के देखिए तो कितना आ रहा है। कोफिशिएंट्स इसको कहते हैं, इसका एडिशन कितना आ रहा है, 0। बस ये ना इतना लंबा डिस्क्रिप्शन केवल आपके समझने के लिए, जो आपको याद रखना है वो अब हम लिखते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इफ वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C as collinear points exist in plane such that x vector A plus y vector B plus z vector C equal to 0, then x plus y plus z should be equal to 0। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ABC है और तीनों पॉइंट पहले से पता है तुमको कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और अगर उसका रिप्रेजेंटेशन x वेक्टर A प्लस y वेक्टर B प्लस z वेक्टर C इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हर एक कोफिशिएंट्स का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। हर एक कोफिशिएंट्स का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन कैसा आता है, छोटा सा जगह बचा है उतने में हम पहले खत्म करते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। देखिए क्वेश्चन में ये बोला कि इफ ABC कोलिनियर as m vector A plus m minus 1 vector B plus 2 vector C equal to 0, बोला फाइंड m। क्वेश्चन ऐसे आपके पास कोई एक अननोन दे देगा, आपको बता दिया कि 3 पॉइंट है जो कोलिनियर है और उसके बीच में रिलेशन क्या है, तो m टाइम वेक्टर A माइनस 1 टाइम वेक्टर B प्लस 2 टाइम वेक्टर C इक्वल टू 0 है। तो पूछा m कितना, हम क्या जानते हैं कोफिशिएंट्स का सम कितना होगा, 0। हम तो जानते हैं कोफिशिएंट्स का सम 0 कर दिए। m प्लस m माइनस 1 प्लस 2, क्या ये 2m प्लस 1 होगा, तो m का वैल्यू कितना आएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। समझ में आया, इससे एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है और कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, केवल अननोन्स निकालने के लिए आता है, कभी प्रूफ करने नहीं आता है। अगर बोला कोलिनियर प्रूफ करने, हम प्रूफ करेंगे पैरेलल, कौन से कंडीशन से, इस वाले कंडीशन से, इस वाले कंडीशन से। अभी हम दिखाएंगे उसको, पहले 2 पॉइंट हम लिखे हैं, आप दोनों नोट कर लें, उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। कहीं कुछ डाउट है बिल्कुल पूछिए, थोड़ा क्लियर कर देते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो थोड़ा समझने में किसी को है ना दिक्कत हो जाता है कि बात क्या याद रखना है क्या नहीं रखना है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है समझने के लिए,
ये काम का चीज है जो आपको याद रखना है और इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे का देखिए, 2 पॉइंट अभी तक हुआ। पहले पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े कि 2 वेक्टर जो है वो कोलिनियर है या फिर पैरेलल, तो क्या रिलेशन होगा। दूसरे पॉइंट में हम लोग ये पढ़े कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो क्या रिलेशन होगा। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये क्या कह रहा है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एज पोजीशन वेक्टर नॉट कोलिनियर, पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो कोलिनियर नहीं है, बट x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c इक्वल टू 0, तीनों का तीनों, ठीक है, तीनों का तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मगर उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, एक लीनियर रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। तो वैसे केस में कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो x है यानी कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर a, y है जो कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर b और z है कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर c, तीनों का तीनों इक्वल होगा और सबका वैल्यू 0, तीनों का तीनों इक्वल होगा और सबका सब 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। इसी को कहते हैं जीरो सॉल्यूशन। आप देखे होंगे कभी कभार क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कंटेन जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जीरो नहीं होगा, ठीक है, हर एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 0। तो देखिए क्या हो क्या रहा है, थोड़ा समझाते हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। मेरा स्टेटमेंट यही खत्म हो गया। मान लीजिए x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c अगर 0 है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर a जो होगा वो माइनस y बाई एक्स वेक्टर b माइनस z बाई एक्स वेक्टर c होगा। बोलिए क्या हम यहां से यहां लिख सकते हैं, सही लिखे हैं, ठीक। अगर ये एग्जिस्ट कर गया, अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट कर गया तो कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये रियल हो जाए, ये रियल हो जाए। अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब होगा कि ये कोलिनियर है, मगर क्वेश्चन वाला क्या बोला, नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो हमको इसको एग्जिस्ट नहीं होने देना, इट शुड नॉट बी एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तब हम क्या कह सकते हैं, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमको तो पहले ही बता दिया ना कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं होने देना, नहीं होने देना, इसका मतलब y बाई एक्स या z बाई एक्स शुड नॉट एग्जिस्ट, शुड नॉट एग्जिस्ट। और मैथमेटिक्स का एक ही प्लेस है जहां पे नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लिमिट, ठीक है, शुड नॉट एग्जिस्ट एंड मस्ट बी इनडिटरमिनेट, मस्ट बी इनडिटरमिनेट। आपको याद होगा लिमिट्स में आप ये पढ़े थे, जिस चीज का कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते उसको इनडिटरमिनेट कहते हैं। और अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम का मतलब मैथमेटिक्स, ठीक है, हम का मतलब पर्टिकुलरली हम नहीं, आप नहीं, वो नहीं, ये नहीं, हम का मतलब क्या, मैथमेटिक्स, इसलिए मैं नहीं, हम मैथमेटिक्स। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर आप उसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट। तो इनडिटरमिनेट का सबसे पॉपुलर फॉर्मेट कौन होता है, 0/0। आप देखे होंगे जितना भी क्वेश्चन है सबका सब घूम फिर के एकदम इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा और 0/0 फॉर्म में आएगा, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, 0/0 यानी y बाई एक्स भी 0/0, z बाई एक्स भी 0/0। तो x कितना 0, y कितना 0, z कितना 0। तो जब तीनों का तीनों कोफिशिएंट 0 होगा, केवल तभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ये लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन में मेंशन है if 3 vectors as position vector या 3 points which are not collinear but there exists a linear relation between them, then
फाइंड कोई भी अननोन m होगा, लैम्डा होगा, म्यू होगा, a b c कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो फाइंड करने बोलेगा। आप क्या करेंगे, a के कोफिशिएंट को 0 करेंगे, b के कोफिशिएंट को 0 करेंगे, c के कोफिशिएंट को 0 करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। ये चीज देखिए, ये समझना है क्वेश्चन कैसा रहेगा, लेके आ रहे हैं, बस लिखते हैं। आप एक काम करते हैं ना कि इस वाले पॉइंट को नोट कर लेते हैं, ठीक है, हम थोड़ा बोर्ड चेंज करेंगे, इस वाले पॉइंट को बस यहां से यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर वर्टिसेस of triangle ABC such that m minus 1 vector A minus p plus 2 vector B plus q minus 3 vector C equal to 0। बोला फाइंड अंडर मॉड 2m माइनस p प्लस 2q। क्या आपका क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे आप, एकदम कॉन्सेप्ट वही लगाना है, बस चाहते हैं कि एक बार आप ट्राई कर लें, नहीं बना तो हम तो बताने के लिए। अगर ट्रायंगल का 3 पॉइंट है तो ये कभी भी कोलिनियर नहीं होगा, और अगर कोलिनियर नहीं होगा तो वैसे केस में देन कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 0। सारा का सारा कोफिशिएंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0। तो जो a का कोफिशिएंट है वो 0 हो गया, तो m का वैल्यू कितना है 1, b का कोफिशिएंट 0 तो p plus 2 0, इसका मतलब p का वैल्यू आया -2, फिर q minus 3 0, इसका मतलब q का वैल्यू आ गया 3। ये 3 वैल्यू निकल गए। क्वेश्चन वाला हमसे डिमांड ये किया, तो हम अंडर मॉड 2m minus p plus 2q जो लिखेंगे ना, दैट इज इक्वल्स टू 2 से m का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 2 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 और 2q ये हो जाएगा 6, कुल मिला के कितना आएगा 10 आएगा। ये अपना आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इन सब से बस कॉन्सेप्ट जानने के बाद तुरंत बन जाएगा। हम आपको पहले भी बोले वेक्टर उतना हार्ड नहीं होता, 3D उतना हार्ड नहीं होता, एकदम फार्मूला बेस्ड। आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट आता, वो जो भी 3-4 लाइन का पहले में लिखा है, बस वो कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। नहीं आता है हाथ पैर मार के कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसलिए वेक्टर एकदम थ्योरेटिकल, वेक्टर एकदम थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी याद कीजिए, क्वेश्चन तुरंत बनेगा, ठीक है। ये था 3 पॉइंट का और 2 वेक्टर का। वर्ड कौन सा यूज हो रहा था, कोलिनियर। 3 पॉइंट अभी हम क्या पढ़े, सबसे पहला पॉइंट पढ़े कि 2 वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होता है और अगर वो लीनियर फॉर्म में एडेड या सब्ट्रैक्टेड है तो हर एक के कोफिशिएंट का सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट क्या पढ़े, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है मगर इंटीग्रल फॉर्म में समेशन दिया गया है, लीनियर फॉर्म में समेशन दिया गया है, तो वैसे केस में हर एक कोफिशिएंट इंडिविजुअली 0 होता है, हर एक कोफिशिएंट इंडिविजुअली 0 होता है। ये 3 पॉइंट कोलिनियर से रिलेटेड। नेक्स्ट अपने पास जो पार्ट है ना, इट इज कॉल्ड कोप्लानर। कोप्लानर, ठीक है। कोप्लानर मतलब एक प्लेन में, ठीक है, एक सरफेस के ऊपर, जैसे ये बोर्ड है एग्जैक्टली वैसे
एक सरफेस के ऊपर, उसको कहते हैं हम कोप्लैनर, ठीक है। अब कोप्लैनर का कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, मिनिमम 3 वेक्टर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम 3 वेक्टर्स रिक्वायर्ड। अगर आपको कोप्लैनरिटी प्रूफ करना है तो कम से कम 3 वेक्टर चाहिए, पैरेललिज्म प्रूफ करना है कम से कम 2 वेक्टर चाहिए, पैरेलल के लिए 2 वेक्टर, कोप्लैनर के लिए 3 वेक्टर, कम से कम 3 वेक्टर, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद मिनिमम 4 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, मिनिमम 4 पॉइंट्स रिक्वायर्ड। कोलिनियर के लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए और कोप्लैनर के लिए कम से कम 4 पॉइंट चाहिए। कोलिनियर के लिए कम से कम 2 वेक्टर चाहिए, कोप्लैनर के लिए कम से कम 3 वेक्टर चाहिए। एक यूनिट ज्यादा होता है, एक यूनिट ज्यादा होता है, बस, ठीक है, यही। चलिए इस पे डिस्कशन करेंगे, सारा कंडीशन वही रहेगा, बस मिनिमम क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट, इफ 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लैनर, यहां पे पोजीशन वेक्टर नहीं बोला, यहां पे क्या बोला, प्योर वेक्टर। अगर एबीसी 3 वेक्टर है, जैसे ये नहीं होता साइड वेक्टर, वैसे अगर एबीसी 3 वेक्टर है और तीनों वेक्टर कैसा है, कोप्लैनर, अगर कोप्लैनर है वैसे केस में देन one vector can be represented as sum of another 2 vectors, अगर 3 वेक्टर कोप्लैनर है तो एक वेक्टर को बाकी दोनों वेक्टर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए जो होगा ना, वो लैम्डा वेक्टर बी प्लस म्यू वेक्टर सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर 3 वेक्टर ए बी सी कोप्लैनर है तो तीनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को बाकी दोनों वेक्टर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या वेक्टर a इक्वल्स टू b प्लस सी लिखा, वेक्टर a इज इक्वल्स टू b माइनस 2c लिखा, वेक्टर a इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 प्लस c लिखा, ये तीनों का तीनों कोप्लैनर है या इसमें से कोई कोप्लैनर नहीं, कोई ऐसा, बोलिए आपका इंस्टिंक्ट क्या है? फर्स्ट वाला कोप्लैनर नहीं, ठीक है, और बाकी थर्ड वाला बोलो मैं कुछ, ठीक है, हम बस सुनना चाहते हैं आंसर, जो आपको समझ में आए आप आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, इसमें हम बी लिखना भूल गए, ठीक है, हम बी लिखना नहीं, अभी कुछ नहीं कि कौन क्यों नहीं होगा, अभी आप अपना आंसर देंगे, समझाना मेरा बाकी है, हम तीनों बताएंगे, हम तीनों समझाएंगे, किसी को छोड़ेंगे। और कोई आंसर देना चाहता है? जो दे दिए ठीक है, हम देख लिए, बाकी और कोई? बस फर्स्ट, ठीक, देखिए यहां पे आपको सोचना था ये लैम्डा और म्यू का, तो लैम्डा arbitrary constant belongs to any real number, mu arbitrary constant belongs to any real number। तो कोई भी रियल नंबर अगर रहेगा तो वैसे केस में हम ये बोलेंगे कि ये कोप्लैनर है। तो पहले एक डिक्लेरेशन दे देते हैं, ऑल आर कोप्लैनर, पहले एक डिक्लेरेशन और उसके बाद अब सफाई देने का मौका दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम साइड के पास, साइड यहाँ पे सम लिखा, ठीक है, मान लीजिए अगर बोला गया 2 माइनस 3 तो आप बोलेंगे ना यहाँ तो सब्सट्रैक्शन, और यही अगर हम ऐसे लिख देंगे आप क्या बोलिएगा, एडिशन हो रहा है कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। तो एडिशन जो होता है ना वो फंडामेंटल रूल होता है, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है सब्सट्रैक्शन।
तो सब्सट्रैक्शन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंट तरीके से केवल और केवल सम एग्जिस्ट करता है। तो जहां पे भी एडिशन बोला, जहां भी सम बोला, वहां पे सब्सट्रैक्शन अपने आप आए। क्लियर हो गया? ठीक। बाकी जगह हम बी जब तक नहीं लिखे थे तब तक किसी को कंफ्यूजन हो रहा था कि इसमें तो केवल एक ही फैक्टर है, तो हम आपको है ना ये बताएं, हम एक्सेप्ट कर लिए कि मेरे से मिस्टेक हुआ, हमको बी लिखना चाहिए। अब सोचिए बी का जो मल्टीप्लायर है वो एक रियल नंबर है, सेटिस्फाइड। सी का मल्टीप्लायर 1 है, वो भी एक रियल नंबर है, वो भी सेटिस्फाइड। तो एक वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इसका मतलब ये कोप्लानर है। ए बी सी तीनों वेक्टर कोप्लानर है। जब हम इसमें आएंगे तो वेक्टर ए जो है वो बी प्लस ऑफ -2, सोचिए तो लैम्डा कितना 1 और म्यू कितना -2, बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस कारण से ये भी क्या होगा, ये भी कोप्लानर है। जब ऊपर वाले में आएंगे तो लैम्डा का वैल्यू 1 और म्यू का वैल्यू 1, बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी कोप्लानर है। समझे? तीनों का तीनों कोप्लानर। किसी के बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल एकदम सोच के, नहीं करना है तो नोट कर लीजिए। अगर तीन वेक्टर कोप्लानर होता है तो वैसे केस में एक वेक्टर जो है वो बाकी दोनों वेक्टर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपको ये दिया कि वेक्टर a 2b माइनस 3c है, तो क्या आप वेक्टर b इज इक्वल्स टू a/2 प्लस 3/2c नहीं लिख सकते हैं? वेक्टर c इज इक्वल्स टू 2b/3 माइनस a वेक्टर a/3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए एक वेक्टर बाकी दोनों के सम, एक वेक्टर बाकी दोनों के सम, एक वेक्टर बाकी दोनों के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही वेक्टर लेके चलना है, आप किसी को भी ले सकते हैं। वेक्टर ए ले सकते हैं, वेक्टर बी ले सकते हैं, वेक्टर सी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है? बोल रहा है कि कोई भी एक वेक्टर बाकी बचे हुए दो वेक्टर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल अगर हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर। ठीक है? ये अगला, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ 4 पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम क्या बोले थे, इफ 3 वेक्टर्स, अभी हम क्या बोल रहे हैं 4 पॉइंट्स। हम आपको समझा रहे हैं इस चीज। देखिए ए बी सी, आप जब ए बी को मिलाइएगा एक वेक्टर बनेगा, BC को मिलाइएगा दूसरा वेक्टर बनेगा, CD को मिलाइएगा तीसरा वेक्टर बनेगा। ठीक है? खत्म हो गया, तीनों का तीनों फुलफिल हो गया। अब हम क्या DA को नहीं मिला सकते? हम बिल्कुल मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर हमको मिनिमम कितने वेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है कोप्लानर में? 3। तो हम तो हमेशा मिनिमम कंडीशन लेके चलेंगे ना। मैक्सिमम पे अगर हम जाने लगे तो देखिए DA वेक्टर भी बनेगा, AC वेक्टर भी बनेगा, BD वेक्टर भी बनेगा। तो 6 वेक्टर लेके हम करेंगे क्या? जब मेरा काम 3 से हो जाएगा तो हम 6 वेक्टर को इन्वॉल्व ही क्यों करें? हमको तो प्रूफ करना है, इसलिए हम केवल 3 वेक्टर का बात करते हैं। तो देखिए अगर 4 पॉइंट है तो उसके बेसिस पे आप 3 वेक्टर बना सकते हैं, 3 वेक्टर। तो 4 पॉइंट मतलब 3 वेक्टर। इफ 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर, अगर 4 पॉइंट कोप्लानर है with position vectors, vector A, vector B, vector C, vector D, such that x vector A, x कौन? arbitrary constant, y vector B plus z vector C plus w vector D equal to 0। ये क्या कहता है? ये बोला कि देखो 4 पॉइंट, चारों पॉइंट कोप्लानर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। अगर उन चारों के पोजीशन वेक्टर्स को लेके एक लीनियर रिलेशन बनाया जाए जिसका सम 0 होगा, तो वैसे केस में सारे के सारे कोफिशिएंट्स का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर लीनियर सम 0 होगा
तो सारे कोफिशिएंट्स का सम भी क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आप कोलिनियर में देखे थे, यहां हम नहीं दिखा रहे, बस डिक्लेरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, इफ 4 points with position vector a, vector b, vector c, vector d are non-coplanar such that x vector a plus y vector b plus z vector c plus w vector d equal to 0। देखिए इसमें बोला आर कोप्लानर, यहां पे बोला आर नॉन कोप्लानर, मगर दोनों जगह पे लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट किया तो कोफिशिएंट्स का सम 0 होगा। कौन से केस में, अगर वो कोप्लानर है तब। अगर लीनियर सम 0 है मगर वेक्टर्स या पॉइंट्स नॉन कोप्लानर है, देन सारा का सारा कोफिशिएंट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहां इंडिविजुअल कोफिशिएंट 0 के बराबर होगा, यहां कोफिशिएंट्स का सम 0 के बराबर। ठीक है, इस पे हम कोई क्वेश्चन ज्यादा खींच नहीं रहे, जैसे कोलिनियर में किए थे बस वैसा ही। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर ले, उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन तो जरूर डील करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कंप्लीट कीजिए, नोट कीजिए इसको पहले। और कुछ भी डाउट है या थोड़ा भी कंफ्यूजिंग कुछ लग रहा है, एकदम पूछ लेंगे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे। बोला ये क्या, if vector a, vector b, vector c, vector d are points of pentagon। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले, हम 4 ही वेक्टर दिए, 4 ही पोजीशन वेक्टर दिए और बोले कि ये पेंटागन का पॉइंट्स। क्या फर्क है, पेंटागन में 5 पॉइंट होता, हम उसमें से 4 निकाले, हमको उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, A, B, C, D are points of pentagon such that vector A is equals to M vector C and vector B is equals to M plus 2 vector D। बोला गया, प्लस 2 वेक्टर, बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ m, फाइंड वैल्यू ऑफ m। 1 मिनट आपका, आप ट्राई करिए। ठीक है, हाँ, अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप बिल्कुल मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। देखा जाए, देखिए अगर बोल दिया कि पेंटागन के 4 पॉइंट्स को लिया है, पेंटागन में 5 पॉइंट है, पेंटागन में 5 पॉइंट है, मगर इसमें से केवल हम लोग कितने को लेके चले, 4 को लेके चले। तो पेंटागन जब भी बनेगा तो एक प्लेन पे बनेगा, तो इनडायरेक्ट वे में इस पेंटागन के नाम के आने का मतलब क्या हो गया कि ऑल 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ABCD है, 4 पॉइंट जो दिया है, आर कोप्लानर। अगर ये कोप्लानर है, ठीक है, अगर ये कोप्लानर है तो वैसे केस में इसका जो सम होगा वो कितने के बराबर आएगा, 0। तो आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D दैट विल बी 0, सिंपल, क्योंकि कोई कोफिशिएंट हमको दिया नहीं। तो ABCD चारों का सम कितना होगा, 0। अगर 0 होगा, सॉरी गलत जगह चले, अगर 0 होगा तो उसके कोफिशिएंट्स का सम भी कितना होगा, 0। कोफिशिएंट्स का सम भी कितना होगा, 0। यहां पे देखिए क्या कोफिशिएंट्स का सम 0 है, हमको तो नहीं लगता, एक बार चेक कर लीजिए। कोफिशिएंट्स का सम 4 है ना, मगर होना कितना चाहिए, 0। तो इसमें आपका एडजस्टमेंट है, ये आपका एडजस्टमेंट है। A किससे रिलेटेड है, C के साथ, तो A प्लस तो C माइनस, B किससे रिलेटेड है, D के साथ,
तो अगर b प्लस तो d माइनस। अब देखिए कोफिशिएंट्स का सम 0 हो रहा हो, चेक कीजिए। ठीक है, हम a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? a के प्लेस पे लिख सकते हैं m वेक्टर c प्लस b के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? m प्लस 2 वेक्टर d, इसके साथ माइनस c माइनस d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो लिख सकते हैं। हमको एक लाइन का रिक्वायरमेंट है बस, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो नोट आउट करना भूल ही गया था, बस यही। देखिए अगर आप c कॉमन ले लेंगे तो उसका कोफिशिएंट क्या है? m माइनस 1 प्लस d कॉमन ले लीजिएगा तो उसका कोफिशिएंट क्या है? उसका कोफिशिएंट क्या है? m प्लस 2 माइनस 1, यानी m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 बोल दिया, अगर ये 0 बोल दिया यानी ये 0 वेक्टर बोला, तो 0 वेक्टर को हम 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। 0 वेक्टर में डायरेक्शन क्या होता है? 0 वेक्टर में डायरेक्शन कुछ ना कुछ होता है, मगर मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0। तो 0 वेक्टर में कंफर्म क्या होता है कि मैग्नीट्यूड 0 होता है। 0 वेक्टर में मैग्नीट्यूड 0 होता है। इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है ये 0 होगा, m माइनस 1 0 और m प्लस 1 0। इसका मतलब m का वैल्यू कितना मिला? 1, और m का वैल्यू कितना मिला? माइनस 1। बताइए m का 2 वैल्यू या नो वैल्यू? सोचिए, आंसर तो आया है, अब हमको बताना। नो वैल्यू ऑफ m, नो वैल्यू ऑफ m। पता है क्या हुआ? एक इक्वेशन में आपको एक अननोन का 2 वैल्यू मिला। एक इक्वेशन में एक अननोन का, अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? मैं पूछ, कोई भी? आ गए? ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। सुन लिए थे कहां तक? आ गया? देखिए एक लाइन बचा था, ये तो वैल्यू तक तो देख लिए थे ना आप लोग? m का वैल्यू +1 और -1 आया था, यहाँ तक देखिए। ठीक है, देखिए एक लीनियर रिलेशन में अगर एक अननोन का मल्टीपल वैल्यू आता है तो हम लोग आंसर लिखते हैं कि नो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अगर केवल m1 आता वही आंसर हो जाता, अगर m-1 आता वही आंसर हो जाता, मगर 2 वैल्यू आया और वो भी एक लीनियर इक्वेशन में 2 वैल्यू आया, इस कारण से हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? नो वैल्यू ऑफ m, यानी m का कोई वैल्यू हो सकता है नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया था क्वेश्चन में, सुनिएगा। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था 1, सेकंड में लिखा था -1, थर्ड में लिखा था 2, फोर्थ में लिखा था नन ऑफ दीस। क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ, एक लीनियर इक्वेशन में हमेशा अननोन का एक ही वैल्यू आता है ना, यहां 2 आ गया, इस कारण से नो वैल्यू होगा, एक भी आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक रहता तो कितना आ सकता था? मैक्सिमम 2 आता। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक में 3 आ जाता तो नो सॉल्यूशन। ठीक ठीक, नोट कीजिए।